अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुझे मुलाहिजा कर रहे हैं मोमेंटेक न्यूज एंड मीडिया की स्क्रीन पर। और इस वक्त मेरे साथ सैयद फैजान बाकर नकवी मौजूद हैं। फैजान, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इस वक्त कुछ ऐसी खबरें सामने आई हुई हैं जो बड़ी अहम है। वसीम अकरम और बुमराह से मुताल्लिक खबरें चल रही हैं, मार्केट के अंदर गर्दिश चल रही है और बात हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? कौन सबसे बड़ा बॉलर है, वसीम अकरम या बुमराह? अच्छा, बड़ा कहाँ की बात हो रही है? किस मतलब एशिया का, वर्ल्ड का, या इंडिया पाकिस्तान के आमने सामने टाकरे का, या अगेंस्ट यूरोपियन कंट्रीज के? किस कंडीशन बात किसकी है? क्या है मामला, क्या कहानी ऑल है? ओवर। फालतू में बड़ा छोटा हाइट की बात तो नहीं हो ऑल रही। ओवर। हाइट में कौन बड़ा है? ये जूते का ऑल साइज ओवर। ऑल किसका? ओवर। ऑल ओवर। अच्छा, ऑल ओवर ओवरऑल बात की बहुत हो जाए। रही है। अच्छा, पूरी दुनिया में के हवाले से बात की जा रही है कि ओवरऑल आपने लफ्ज इस्तेमाल किया आपकी तरफ से। मुझे लगता है कि ओवरऑल की बात नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि सीना की बात की जा रही है। सीना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट सीना। जो भी इसका 148 विकेटों का वो दिखा रहे थे कि 148 140, जो भी रिकॉर्ड चल रहा है मार्केट में, जो हर जगह आपको सोशल मीडिया पे वायरल दिख रहा है, वो दिख भी इसी बात कर रहा है कि हु इज द बेटर बॉलर इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलियन कंडीशन। और वसीम अकरम अभी तक टॉप पर थे और अभी रिसेंटली बुमराह ने 3-4 आउट करके अपने आप को नंबर 1 साबित कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो उस हिसाब से बात की जा रही है। मगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो जिस दिन 502 विकेटें ले लेगा जसप्रीत बुमराह, जेबी, उस दिन उसके मैच, उसकी इनिंग, उसकी एवरेज, उसकी इकोनॉमी काउंट की जाएगी वसीम अकरम के साथ, क्योंकि 500 आउट वसीम अकरम के। एक बात, कंडीशन, टीम सिचुएशन देखी जाएगी। फिर इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में जब 414 आउट कर लेगा जसप्रीत बुमराह या जो भी उसके वसीम अकरम के आउट हैं, तो कंपटीशन जब होगा, जब उसकी विकेट, उसके रन, उसकी इकोनॉमी, कितनी दफा उसने 5-5 लिया है, 5 आउट किया, तो अभी आप किसी का मुकाबला किसी से कैसे करा सकते हैं जब एक बंदा आधे रोड पर है और एक अपना रोड कैरियर कंप्लीट कर चुका है, अपना पाथवे गुजार चुका है, और ना अभी उसके मैचेस बराबर है, ना उसकी अभी तक मुश्किल कंडीशंस में परफॉर्मेंस इस तरह कोई सामने आई। क्या जसप्रीत कुछ बुमराह के लोग तो होते बुमराह हुए? की कुछ लोग बुमराह की कप्तानी की भी बात कर रहे थे वसीम अकरम के साथ। कुछ लोग तो मैच फिक्सिंग की भी बात कर रहे थे, लेकिन मैच फिक्सिंग में कौन आई है? देखिए, मैच फिक्सिंग की बात करूंगा तो बताता हूँ आपको। फिक्सिंग तो आजकल प्लम्बर भी करके जा रहे हैं घरों में, गर्मी की वजह से फिक्सिंग तो हर जगह हो रही है। तो फिक्सिंग तो एक ही चलती रहती है। मगर फिक्सिंग का मामला तो अब सऊदी अरब लीग हो रही है, इंडिया की हवा निकल गई है, इंडिया और इंग्लैंड मिल गए, सऊदी अरब की लीग रोकने के चक्कर में लगे पड़े हैं, तो ये तो चलता रहेगा। तो ये फिक्सिंग टिक्सिंग लीगें होने का मकसद यही है, पैसे को बराबर करना, काले धन को वाइट करना, पैसा बनाना। मार्केट में लीगों पे लीग आ रही है, मुल्क की क्रिकेट खत्म हो रही है, मुल्कों की क्रिकेट का प्लेयर्स का रुझान खत्म हो गया है। इस साल आई थिंक सो, मैं समझता हूँ 2025 में शायद सबसे ज्यादा प्लेयर्स रिटायर हुए होंगे। आपने अपनी तारीख में एक रिसर्च ये भी कीजिएगा ताबिश साहब, कि कौन सा साल है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेटर रिटायर्ड हुए हो, वो कौन सा साल है? ये भी एक रिकॉर्ड में आप दर्ज करिएगा, चीज ढूंढिएगा। तो मेरे ख्याल में शायद कि जिस तरह नौजवान प्लेयर्स अपने क्रिकेट कैरियर के बीच में, जिस तरह आप उठा के देखिए ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जो हिटर है, पावर हिटर, जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, राइटी बैटिंग भी करते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ जिन्होंने तने लेकिन तना लंगड़ होकर। लेकिन मोहम्मद मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम तो नौजवान नहीं है। शोएब मलिक को तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो तो नौजवान नहीं है। नहीं, आप निकोलस पूरन की बात करें ना, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान पे लगे रहेंगे आप सारी जिंदगी, आपको पाकिस्तान से मिला कुछ है? पाकिस्तान के अंदर ही घुसे हुए हैं आप, वही इन कराची, वही हाईवे, सुपर हाईवे, इधर उधर इस्लामाबाद पिंडी, इधर ही कर रहे हैं आप सब चीजें। आप बाहर दुनिया में देखें, निकोलस पूरन चलती क्रिकेट खेलते हुए खड़ी बस में सवार थे और एकदम अरे, बस से उतर गए। आप यार कर रहे हैं कि बाहर मुझे निकलना चाहिए। बासिर अली साहब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मशवरा दे रहे हैं कि वो जनूबी अफ्रीका की तरह अपने टेस्ट की क्रिकेट को फोकस करे। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, टेस्ट क्रिकेट को फोकस करना चाहिए, मगर पाकिस्तानियों को फोकस है पैसा, पाकिस्तानी क्रिकेटरों का। क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो उन्हें मुल्क में तो रहना नहीं है। कोई अमेरिका भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई बीवी के बगल में भाग रहा है, कोई हिंदुस्तान शिफ्ट होने के चक्कर में है, कोई कहीं भाग रहा है।
तो ये हालात है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का क्रिकेट खेलना मकसूद नहीं है। मकसूद होता तो देखिए कि शोएब मकसूद भी टीम में होता, इतना बुरा प्लेयर तो नहीं था। तो ना मकसूद है ना शोएब मकसूद है, अब वो भी लेजेंड यूट्यूबर है बने ना फिर रहे। ब्रो, अभी वो लेजेंड है, अब वो भी इसके लिए यूट्यूबर लेजेंड बने फिर रहे। जी लेजेंड तो शर्जील खान को भी बना दिया, और लेजेंड नहीं होगा, मुझे लीजेंड लग रहे हैं और लीजेंडों का लग रहा है मामला। तो ये तो हालात है, मामलात है। बहरहाल आपका सवाल अपनी जगह कि बुमराह वसीम अकरम, तो बुमराह वसीम अकरम में मैं दोनों का कंपैरिजन पहली बात तो करना ही नहीं चाहूंगा। कोई मुकाबला ही नहीं बनता, कोई मामला ही नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनती, कोई माहौल नहीं बनता। मुकाबला कराने वालों की जहनियत पर सवाल उठाता हूं मैं। जिन्होंने मुकाबले का सोचा, या मुकाबला कराया, या मुकाबले की बात कर रहे हैं, तो उनकी जहन पर, उनकी मेंटल अप्रोच फैजान पर बाकिर सवाल का है। एक बार फिर से चैलेंज, फैजान बाकिर ने चैलेंज कर दिया हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से। पहले माजी ने नकवी साहब को किया, फिर मोदी को किया, और आज तमाम जो लोग हैं जो एजेंडा सेटिंग करते हैं उनको चैलेंज कर दिया है। फैजान, बाबर आजम से मुतालिक क्या कहेंगे? बांग्लादेश सीरीज में बाबर आजम का कमबैक नजर आ रहा है? नहीं, बांग्लादेश सीरीज में अगर बाबर आजम का कमबैक आ गया, तो जो क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को बाहर रखा है उसका जवाब देना पड़ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ तो बाबर बहुत धोएगा, परफॉर्म कर जाएगा, अपनी लूप में आ जाएगा, सेटिंग में आ जाएगा। तो बाबर को अगर चांस देना है क्रिकेट बोर्ड ने, तो किसी बड़ी टीम के खिलाफ चांस दे, मुश्किल टीम के खिलाफ, ताकि बाबर का कैरियर जो है खत्म करने के चक्कर में तो एंड हो जाए, या फिर वो अगर परफॉर्म कर गया बड़ी टीम के खिलाफ तो फिर वो दोबारा सुपर हीरो बन जाएगा। तो कमबैक इस तरह नहीं होते, और ना कमबैक इस तरह निकाले जाते, ना कराए जाते। हमारे यहाँ ना प्लेयर्स को रेस्ट कराने का कोई तरीका है, ना उसको कोई आउट करने का तरीका है। इसीलिए मैंने ये पहना हुआ है आज। आप ये समझ लें, ये पहना हुआ है गुरु नानक की याद में नहीं पहना, नेपालियों की शान है ये। और नेपाल मुल्क में जब आप जाते हैं ना, तो नेपाल आपको तोहफतन ये पेश करते हैं एयरपोर्ट पर, जब आप उनके गेस्ट होते हैं। जब मैं पाकिस्तान की व्हील चेयर टीम का हेड कोच था, तो नेपाल से ये तोहफा मिला था। जब सिंध में अजरक मिलती है, तो नेपाल से तोहफा मिला था। तो मुझे तो लगता है नेपाल की टीम से भी आपने हार जाए। तो ये बताने का मकसद ये है। मुझे मुझे लगा जब आपने पहना हुआ था ना, मुझे ऐसा लगा शायद कोई नाच गाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे नहीं एहसास हुआ मुहर्रम है। जी मुहर्रम है, उनका अदब है। और बहरहाल बाबर आजम का कमबैक अगर हो गया, तो बाबर आजम के कमबैक के बाद क्या पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी? कमबैक होना ना होने बात नहीं है। बाबर को अपनी स्किल पर कितना काम किया, जब बाहर रहे कितना उनको अफसोस हुआ, कितना उनको रंज हुआ, कितना उनको दुख हुआ, कितना उन्होंने फील किया, कितनी जिम्मेदारी का एहसास लिया, कितना उन्होंने अपने क्रिकेट को इम्प्रूव किया, कितनी प्रैक्टिस सेशन किए, कितने नेट्स किए, कितनी मेहनत की। और दोबारा जब आए टीम में तो वो अलग नजर आएंगे, अलग तरीके से आउट होने की कोई तरतीब ढूंढेंगे। एक ही तरह से जो आउट हो रहे हैं, लेग स्पिनर पे जो उनको मुश्किल आ रही है, उस पर उन्होंने क्या काम किया। हनीफ मलिक के साथ उन्होंने सेशन किए एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। फखर जमान और बाबर आजम का एक कंपटीशन भी रखवाया हनीफ मलिक साहब ने, जो कि इस टाइम एनसीए में मौजूद है। हनीफ मलिक एक काबिल कोच हैं और अच्छे मेरिट पर कोच हैं, नॉलेजेबल है, इक्विप्ड है, उनमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके अंदर एक क्वालिटी है। और हनीफ मलिक हैदराबाद के एक सितारा रहे, फर्स्ट क्लास प्लेयर रहे, कोचिंग के माहिर हैं, समझे जाते हैं अपनी इस सर्किट के अंदर, और बहुत अच्छा नाम है। तो बात ये कि बाबर पर जो काम हुआ, कि बाबर उस काम के बाद निखर के आएगा या बिखर के जाएगा? तो कमबैक और रन बैक का मसला नहीं है, बात ये कि तो आप ये कितना तो तैयार ज्यादती है। है, ये तो ज्यादती है। बाबर आजम थोड़ी मानेंगे, थोड़ी किसी की सुनेंगे, वो तो वक्त से पहले किंग बन गए, वो हनीफ साहब की कहाँ सुनेंगे सर? नहीं, हनीफ मलिक की जो नहीं सुनेगा, तो हनीफ मलिक को ये भी तरीका पता है। देखिए, कोच जो होता है ना, अगर कोच इंसान है और एक मुसलमान है और एक कोच है, तो उसको भी पता है कि किसके कैरियर को दाव लगाना, किसके कैरियर को बनाना है। तो ज्यादा कोचों से पंगा लेने वाले खिलाड़ी भी मुस्तकबिल करीब में अच्छे नजर नहीं आते, याद रखिएगा बात। जैसा कि आप दोस्ती कहते हैं ना, पुलिस की दोस्ती भी ये मुश्किल और दुश्मनी भी मुश्किल, तो इसी तरह कोच की दोस्ती भी मुश्किल है और दुश्मनी भी मुश्किल है। अगर कोच चाहे तो कैरियर भी दाव पे लगा सकता है, मगर बात पाकिस्तान यही इंडिया जनरल बात। पाकिस्तान इंडिया मैचेस से मुतालिक इस वक्त खबरें आ रही हैं, मैं आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा। एशिया कप में कहा जा रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान 3 मैचेस आपस में खेल सकते हैं। क्या समझ रहे हैं, प्रोग्रेसफुल चीजें अभी दिखाई दे रही है या फिर कोई और भारतीय साजिश हो सकती है? जी अभी तो एशिया कप T20 का जो अनाउंसमेंट हो रही है, डेटों की बात हो रही है, कहीं कुछ क्या सराहियां हो रही हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बात हो रही है। एशिया कप के अंदर एशिया कप का वेन्यू डिसाइड हुआ है, श्रीलंका और दीगर। तो बात ये कि अभी तो इसमें बहुत
मुझे लगता है कि अभी ये कबलस वक्त है, इसमें काफी चेंजेस आएंगी, क्योंकि अभी तक एशियन क्रिकेट बोर्ड का कोई प्रॉपर नुमाइंदा या प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का नहीं सामने आया जिसने बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान किया हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल के पेज पर कोई ऐसी चीज फिलहाल न ड्रॉज, न शेड्यूल्ड, न मैचेस का कोई टाइम टेबल, और न वेन्यूज, न लोकेशन, न टाइम, न डेट। अब क्या सर आई है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर यूट्यूबरों की, और जो आजकल एनालिस्ट बने हुए हैं, तज्जियाकार, थैली आम की पता नहीं है किलो कितनी होती है, क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है। तो बात ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में आज तक एक बोलने पर पाबंदी नहीं है, और न इस पर कोई सेल टैक्स है, न जीएसटी है, और न कोई एचएसटी है, न कुछ है। तो इसलिए सब बोलना जानते हैं और सब बात करते हैं। तो बात ये कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजें कबल वक्त हैं। आपने जिस तरह बताया था इंट्रो से पहले कि ख्वाजा नाफे 800 बॉलें खेल रहे हैं, मुझे बात याद आ गई। 800 बॉलें खेलने में अब ये देखना पड़ेगा नरम बॉलें खेल रहे हैं, गर्म बॉलें खेल रहे हैं। दो तरह की बॉलें होती हैं, वो कौन सी बॉलें खेल रहे हैं? दोनों में फर्क भी तो बता रहे हैं, नरम और गर्म का। गर्मियों में अगर गर्म खेलेंगे तो फिर सर्दियों में नरम खेलेंगे। जी, अब बात ये कि गर्मी और सर्दी के अलावा शाम में नरम हो जाती है, दिन में गर्म हो जाती है। गर्मियों में दो डाइट है, एक कीटो डाइट है और एक पीटो डाइट है। डाइट भी कौन सी ले रहे हैं, इतने ज्यादा उन्होंने अपने चेहरे पर ब्लेड लगाए हुए हैं कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अपना रंधा साथ लेके चलते हैं, हर वक्त घिसते रहते हैं वो, क्योंकि उनके कोच लियाकत भी इतने घिसे हुए हैं। तो ये कोच और जो स्टूडेंट की क्वालिटी चल रही है ना, ये बड़ी काम की, और ये एक मार्केट लेके चलने वाली जो कहानी है यूट्यूबर्स को, फेसबुक वालों को। वरना आप मुझे बताइए, आज से पहले हमारे पाकिस्तान में जितने भी प्यारे खूबसूरत पश्तून, पख्तून, पठान क्रिकेटर्स आए, वो इतने ज्यादा मार्केटिंग टूल्स नहीं जानते थे। सीधे साधे क्रिकेट खेलते थे, नाम कमाते थे, इज्जत बनाते थे, और अपनी क्रिकेट में पहचान रखते थे, शान रखते थे। आजकल तो क्रिकेट कम हो रही है, पलंग पोलो ज्यादा हो रही है, अंधेरा उजाला ज्यादा है, शोशा ज्यादा है। वो जा रहे हैं तो उस पर भी उनकी फ्यूचर एकेडमी की पोस्ट लग रही है कि नाफे कल यहाँ निकल गए, आज सुबह अंदर आ गए, कमरे में चले गए, आउट हो गए, फला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो लोग एक दूसरे को बढ़ाने के, चढ़ाने की और बिला वजह की जो ग्रुपिंग, लॉबी, मार्केटिंग है, 800 बॉलें खेले, 800 बॉलें खेलने से के बाद रिजल्ट क्या है? क्या T20 क्रिकेट की अगर वो प्रोडक्ट है तो क्या 25 बॉलों पर 100 करेंगे बड़ी टीम के खिलाफ? 30 बॉलों पे 100 करेंगे किसी बड़ी टीम के खिलाफ? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, किसी बड़े खिलाफ। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट जुमला सुना होगा ताबिश मीर साहब, क्योंकि आपने एमफिल किया है, आपने जुमला सुना होगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैंने तो इस जुमले को भी गलत कर दिया। मैंने ये जुमला एमफिल करने से बहुत पहले सुन लिया था। अच्छा, अब देखिए ताबिश साहब, मैंने इस जुमले को भी गलत साबित कर दिया है। बड़े बड़े प्रोफेसर इस बात पे हैरान है आज तक, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट क्या होती है प्रैक्टिस में? कि भाई एक ऑफिस के अंदर एक चाचा मियां 30 साल से जॉब करते थे, तो उधर एक नई एचआर की हेड आई। उन्होंने देखा एचआर की हेड खातून ने कि चाचा क्या कर रहे हैं, पहले नीचे की शेल्फ की सफाई कर रहे हैं, फिर ऊपर की शेल्फ की सफाई कर रहे हैं। शेल्फ यानी कबर्ड, कबर्ड यानी अलमारी, आवाम को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा पहले नीचे की कर लेते हैं, फिर ऊपर की कर रहे हैं, जो ऊपर की सफाई करेंगे तो ऊपर की धूल तो नीचे वापस आ जाएगी, तो ये तरीका तो गलत है। तो उस पे खातून ने कहा कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो गलत कर रहे हैं, पहले नीचे की सफाई करते हैं, फिर ऊपर की सारी धूल नीचे आती है। कह रही बेटा अपना काम करो, मैं 25 साल से यही कर रहा हूँ। तो अगर कोई गधा बना हुआ है प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी को कामयाब हो गया। तो ये जो जुमला है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मैंने इसको गलत साबित किया। मैंने कहा पर्पसफुल प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, पर्पसफुल प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जो मकसद के साथ, गोल के साथ की जाए, वो प्रैक्टिस कामयाबी है। तो बात ये कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे एशिया कप में, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे एशिया कप में, तो अच्छी क्रिकेट होगी। नए साल में अगर इवेंट होता है, इसी साल होता है, मैचेस होते हैं, मतलब नए महीने में मैचेस होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए खुशाइन है, इंडिया के लिए खुशाइन है। इससे थोड़ी सी नरमी होगी, बॉर्डर के दोनों तरफ ठंडक होगी, अगस्त और सितंबर अक्टूबर का माहौल होगा, कम गर्मी होगी। एशिया कप करीब आते आते रोहित शर्मा को क्यों याद आ गया कि न्यूयॉर्क के अंदर भी उन पर बड़ी पाबंदियां थी, सख्तियां थी, कमरे से निकलने की भी इजाजत नहीं थी। अब न्यूयॉर्क के अंदर ऐसा क्या हो गया था, ऐसी क्या थ्रेट थे, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हुई थी इन खिलाड़ियों के लिए,
और वहां भी वो महफूज नहीं थे। हिंदुस्तान जहाँ दहशत का पैमाना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वहां वो महफूज है। पाकिस्तान हो, यूएस हो, यूएई हो, वहां वो महफूज नहीं है। अच्छा, रोहित शर्मा ने कहा है आपके बकौल कि वो यूएई में, यूएसए में, सॉरी यूएसए में वो महफूज नहीं थे, ये उन्होंने कहा न्यूयॉर्क के अंदर। तो देखिए महफूज को पता है क्यों नहीं होंगे, वहां पे उनके कमरे में चूहे ज्यादा होंगे, तो उससे डर रहे होंगे। चूहे होंगे, लाल बेग होंगे, गीदड़ होंगे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनकी क्वालिटी की अकोमोडेशन नहीं कराई होगी। वहां चुड़ैलें भूत घूम रही होंगी, अंधेरे में कुछ नजर आ रहा होगा जिन भूत दरख्तों में। क्योंकि हम तो डराते नहीं, हम तो उड़ाते हैं। हम डराते उड़ाते नहीं है भाई, हम उड़ाते हैं। हम तो ललकारते पलकारते नहीं है, हम तो काम उतार देते हैं। तो बात ये कि डर उनको किससे था, वो तो वही बताएंगे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोगों से डर है उनको, रोहित शर्मा को अपनी साथियों से डर था। हो सकता है उनको कोई क्रिकेटर वहां पर धमकी देता हो, उनको डराता हो, कप्तानी छोड़ देना वर्ल्ड कप के बाद, उनके साथ कोई बदसलूकी करता हो, उनको कोई मारता पीटता हो, जिन देख लियो उन्होंने, भूत देख लियो, अंधेरे हो जा रहे हैं, पता नहीं कोई उनको नजर आ गया हो। तो अभी तो वही बता सकते हैं क्या इंडिया क्रिकेट बोर्ड उनके साथ ज्यादती कर रहा था, या क्या था, या उनको पाबंदी क्यों लगाई गई, या सिक्योरिटी के मसाइल थे, आईसीसी ने उनके साथ प्रोटोकॉल पूरा नहीं क्या किया था, क्या बता या कि ये वजह कर उन्हें खुलकर खुद बोलना होगा। बिल्कुल ठीक था आपने, बहुत शुक्रिया फैजान, कीमती वक्त देने के लिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।